हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है पुनर्विवाह। छुट्टी का दिन था तो रमन सुबह से ही लैपटॉप में व्यस्त था। कुछ बैंक और कुछ ज़रूरी पेमेंट बाकी थे, वही निपटा रहा था। लेकिन आज रमन सुबह से देख रहा था कि संजना का चेहरा बेहद मुरझाया था। आंखें भी लाल और कुछ सूजी हुई सी लग रही थी, जैसा कि अक्सर रोने से हो जाता है। डबडबाई आंखों से घर के सारे काम निपटाकर जैसे ही संजना कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेटने लगी। क्या हुआ संजना, तबीयत तो ठीक है ना। संजना बोली, मुझे क्या होगा, मैं तो पत्थर की जो बनी हुई हूँ। अरे, ये आज कैसी भाषा बोल रही हो। फिर संजना बोली, आपकी तरह मैंने कोई पीएचडी थोड़े ही की हूँ, खींचतान कर बीए कर पाई हूँ, वो भी आपकी दया से। इतने रूखेपन से तो तुम कभी नहीं बोलती। कब तक ढोंग भरी और दिखावे की जिंदगी जीते रहें, मुझसे अब नहीं सहा जाता। रमन बोला, जो कुछ कहना है खुलकर कहो, पहेलियां मत बुझाओ। आपको पता है, आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, याद है। तभी तो कल शाम ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में सोने का हार लाया हूँ। वो रखा है तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पर। ओह, तो क्या एक स्त्री केवल सोने चांदी के जेवर और महंगी साड़ियों के लिए ही जन्म लेती है। रमन आंखें सिकोड़ते हुए बोला, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इतने पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष ये नहीं जानते कि एक स्त्री के लिए उसके पति का स्पर्श जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है, जिसके लिए मैं 2 साल से तरस रही हूँ। संजना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। जो भी परिस्थितियाँ थी, पर उसमें ऐसी तो कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि हम दोनों जीवन भर रेल की पटरियों की तरह सदैव अलग ही रहेंगे। तुम मेरी पहली पत्नी प्रेमा की छोटी बहन हो। मेरी जब प्रेमा से शादी हुई थी तब तुम सिर्फ 12 साल की थी। संजना बीच में ही बात काट कर बोल पड़ी, वो सब तो मेरे मन में आज भी एक फिल्म की तरह बसा है। आपने दीदी से जब प्रेम विवाह किया था तो मेरे भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप तो एकदम सिनेमा के हीरो जैसे लगते थे। मैंने भी दीदी से फरियाद कर दी थी कि दीदी मेरे लिए भी ऐसा ही दूल्हा ढूंढना। रमन बोला, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ओह सॉरी, आप बोलिए। जब हमारी शादी हुई तुम 12 साल की थी। तुम्हारे गांव में कोई ढंग का स्कूल कॉलेज नहीं था, तो प्रेमा ने तुम्हें अपने पास बुला लिया। संजना गुस्से में बोली, ये सब तो मैं जानती ही हूँ, इसमें नया क्या है। क्यों सुना रहे हैं। अरे, जब धैर्य से सुनोगी तभी समझ पाओगी। अच्छा ठीक है, फिर समझाइए। फिर रमन बोला, तुम्हारा इस शहर में पढ़ाई के लिए एडमिशन कराया तो मैं तुम्हारा गार्जियन यानी संरक्षक बना। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए पिता समान हो गया। फिर मैं तुम्हें घर पर पढ़ाने भी लगा, मतलब मैं तुम्हारे लिए गुरु भी हो गया। संजना बोली, आपने अभी तक कोई भी नई बात नहीं बताई। रमन बोला, अब जरूरी और विशेष बात पर आता हूँ। उस वक्त कुछ शारीरिक कमजोरी और दिक्कतों के कारण प्रेमा 7 साल तक मां नहीं बन सकी। इलाज के बाद प्रेमा ने बेटे पवन को जन्म दिया। पवन के जन्म के बाद प्रेमा का स्वास्थ्य और गिरने लगा। डॉक्टर तो शुरू से ही प्रेमा को समझाता रहा था कि बच्चे की जिद छोड़ दो, लेकिन प्रेमा की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अगर मुझे प्रेमा की उस स्थिति की गंभीरता का जरा भी आभास होता तो प्रेमा को मां बनने की इजाज़त कभी नहीं देता। हाँ, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। रमन बोला, प्रेमा की सेहत लगातार गिरती गई। पवन के जन्म के कुछ दिन बाद ही प्रेमा सदैव के लिए हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गई। दीदी के जाने से मुझे भी बहुत दुख हुआ था। उनका स्नेह मेरे लिए बहन से अधिक माँ समान था। जैसे तैसे पवन को 6 महीने तक तुमने संभाला, बिल्कुल माँ की तरह। फिर रिश्तेदारों की तरफ से पुनर्विवाह का जोर पड़ने लगा। मैं इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि प्रेमा का वजूद मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ था। इसी बीच तुम्हारे माँ बाबूजी कुछ अन्य रिश्तेदारों को लेकर आ धमके। उन्होंने प्रेमा के नाम की दुहाई देते हुए मेरे सामने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया।
मैंने हमेशा तुम्हें एक बच्ची और शिष्या की दृष्टि से देखा था, अतः मैंने पहले तो मना किया, मेरी और तुम्हारी उम्र के अंतर का भी हवाला दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन दोनों की आंखों में से बहते आंसू देखकर मैं भावनाओं में बह गया और इस विषय पर चुप लगा गया, जिससे उन लोगों ने मेरी चुप्पी को सहमति मान लिया और शादी की तैयारी शुरू कर दी। संजना बोली, यदि आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपको सख्ती से मना करना था। आप तो खुद ही उस वक्त मौन व्रत अपनाए हुए थे, मैंने खुद देखा था, मैं भी तो वहाँ मौजूद थी। संजना बात पसंद नापसंद की नहीं थी, दुविधा थी, एक तरफ पवन, दूसरी तरफ तुम। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकूंगा, मगर अब तो मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, फिर आप मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ये घर भी मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा है। पवन तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, वो तुम्हें माँ कहता है। संजना बोली, अच्छा, और पति का प्यार? संजना, मैं तुम्हें प्रेमा की जगह नहीं दे सकता। यदि तुम्हारे मन में कोई कसक है, कोई कमी है, तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराने का प्रयास करता हूँ। इतना सुनते ही संजना गुस्से में आपे से बाहर हो गई, एक बम की तरह फट पड़ी, रोती जा रही थी और चिल्लाती भी जा रही थी। आपने औरत को क्या एक मिट्टी का खिलौना समझ रखा है? बस यही एक तमाशा होना और बाकी रह गया है, ये अरमान भी पूरा कर लीजिए। पर एक बात याद रखिएगा कि अब इस घर की चौखट से केवल हमारी अर्थी ही बाहर निकलेगी। हमेशा शांत रहने वाली संजना के इस रूप को देखकर रमन घबरा गया। वो संजना को शांत करने के लिए उसके निकट गया, उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन इसी बीच संजना उठी और रमन को हटाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रमन के जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी आई नहीं थी, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, परंतु समस्या को सुलझाना भी जरूरी था, नहीं तो इतनी शिक्षा प्राप्त करने का मतलब क्या था? रमन अपने मन में सोचते हुए संजना को खोजने के लिए उसके पीछे कमरे से बाहर आया, तो किचन से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। रमन तेजी से किचन की ओर लपका। किचन में प्रवेश करते ही उसे किसी चीज़ की उसे बड़ी तेज से महक आई। रमन ने देखा कि संजना ने अपने ऊपर केरोसिन तेल डाल रही थी और उसके हाथ में माचिस भी थी। रमन ने तेजी से संजना का हाथ पकड़ लिया और हाथ से माचिस छीन कर दूर फेंक दिया। संजना रोए जा रही थी, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, जीकर आखिर क्या करूंगी, और रमन से लिपट कर रोने लगी। रमन उसे पकड़ कर कमरे में ले गया और बोला, दोबारा ये हरकत कभी ना करना। अब तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसे ही करूँगा। संजना अभी भी हिचकिया लेकर रोए जा रही थी, जबकि उसे अब वो सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे चाह थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।